नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। बच्चों, कल हमने देखा था मनोविज्ञान के उद्देश्य। इसके पहले हमने देखा मनोविज्ञान की परिभाषा। अब आगे का जो पॉइंट है, आधुनिक मनोविज्ञान का उद्भव, विकास और अभिगम। चलिए आइए देखते हैं। अब उद्भव और विकास मनुष्य के मन और उसके व्यवहार को समझने का प्रयास। मानव उत्पत्ति जितने ही प्राचीन हैं, भारत में अनेक ऋषि मुनि विद्वान जैसे कि भरत मुनि, पतंजलि, चाणक्य आदि ने तथा ग्रीस, रोम जैसे देश में एरिस्टोटल, प्लेटो आदि तत्वज्ञानियों ने मानव व्यवहार को समझने समझाने के लिए प्रयास किए। हालांकि उसमें अध्ययन के लिए तत्वज्ञान की पद्धतियों का ही उपयोग किया जाता था। एरिस्टोटल के बाद मध्य युग में ज्ञान की शाखाओं का विकास अवरुद्ध हो गया, किंतु 16वीं सदी में 1600 से तात्विक ईस्वी 1600 से तात्विक प्रश्नों की चर्चा शुरू हुई। इस कालखंड में अनेक तत्वज्ञानियों ने विश्व के अंतिम स्वरूप की चर्चा के साथ मन बुद्धि के विषय पर भी चर्चा की। अब देखिए, इसका उद्भव होने की शुरुआत कहाँ से हुई? एरिस्टोटल के बाद जब मध्य युग में इसकी शाखाएं अवरुद्ध हो गई, तत्वज्ञान की शाखाएं अवरुद्ध हो गई, तब उसके बाद 16वीं सदी से तत्वज्ञानियों ने विश्व के अंतिम स्वरूप की चर्चा की। मतलब विश्व का जो अंतिम स्वरूप है, जिसे हम लोग देख नहीं पाते, छू नहीं पाते, ऐसे स्वरूप की चर्चा की जिसमें मन और बुद्धि को उन्होंने अहम स्थान दिया। आधुनिक मनोविज्ञान को व्यवस्थित और प्रयोगात्मक स्वरूप देने का यश वुंड को दिया जाता है। ठीक है, ये अंडरलाइन कर लीजिएगा, वुंड को दिया जाता है। इन्हें वैज्ञानिक का मनोविज्ञान के पिता के रूप में जाना जाता है। इनको मनोविज्ञान के पिता के रूप में जाना जाता है। वुंड तथा उनके सहयोगी जागृत अनुभवों और मन के विश्लेषण में दिलचस्पी रखते थे, इसलिए मन की रचना समझने के लिए उन्होंने अंतर्निरीक्षण पद्धति का उपयोग किया। ये जो थे वुंड और इनके जो विशेषज्ञ थे, वो मन के विश्लेषण में दिलचस्पी रखते थे। मतलब कि मन में क्या चल रहा है, व्यक्ति क्या सोच रहा है, उसके विश्लेषण पे ये लोग नज़र रखते थे। इसके लिए इन्होंने अंतर्निरीक्षण पद्धति का उपयोग किया। अंतर्निरीक्षण पद्धति आप आगे के चैप्टर में पढ़ोगे, दूसरे चैप्टर में ही है। सब निरीक्षण पद्धतियाँ हैं, प्रयोग पद्धति है, बहुत सारी पद्धतियाँ, वो आप पढ़ोगे तब आपको ईजिली समझ आ जाएगा। 10 मिनट रुको, अभी आते हैं। अंतर्निरीक्षण एक ऐसी पद्धति है जिसमें व्यक्ति को उसके अनुभव या मानसिक प्रक्रियाओं के संबंध में गहराई पूर्वक वर्णन करने के लिए कहा जाता है। वुंड और उनके सहयोगियों को रचनावादियों के रूप में जाना जाता है। अंतर्निरीक्षण एक ऐसी पद्धति है जिसमें मानसिक क्रियाओं का गहन पूर्वक वर्णन करने को कहा जाता है। मतलब कि दिमाग में जो भी चीज़ें चल रही है, मन में जो भी चीज़ें चल रही है, अपने अंदर जो भी चीज़ें हैं, हम जो भी अपने आप को निरीक्षण किए, उसका वर्णन करने को कहा जाता है। वुंड और उनके सहयोगी ने रचनावादी के रूप में जाना जाता है। वुंड और उनके सहयोगियों को क्या नाम से जाना जाता है? रचनावादी। हालांकि अंतर्निरीक्षण पद्धति को दूसरे मनोवैज्ञानिक ने स्वीकार नहीं किया, क्योंकि इसका विचरण अन्य दूसरे व्यक्ति द्वारा जांचा नहीं जा सकता। इसलिए मनोविज्ञान ने दूसरी पद्धति की आवश्यकता उत्पन्न हुई। वुंड ने लिजबिंग में प्रयोगशाला स्थापित की। इसके थोड़े समय के बाद कैम्ब्रिज, मैसेच्यूसेट्स में अमेरिकन मनोवैज्ञानिक विलियम जेम्स ने प्रयोगशाला स्थापित की और मानव मन को समझने के लिए नया अभिगम अपनाया। अगर पूछा जाए कि विश्व की प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कहाँ पर स्थापित हुई, तो लिप्जिग में हुई। इनके मतानुसार मनुष्य के मन की रचना समझने के स्थान पर मनुष्य अपने वातावरण के साथ कार्य निकालने के लिए किस प्रकार व्यवहार करता है, इसका अध्ययन करना चाहिए। जेम्स के इस अध्ययन को कार्यवादी अभिगम कहा गया। मतलब कि जेम्स ने जो अभिगम अपनाया, उसमें इन्होंने ये कहा कि मनुष्य अपने वातावरण के साथ किस तरीके से कार्य निकालता है, किस तरीके से उसमें स्थापित होकर समन्वय बनाकर वो किस तरीके से अपना काम निकालता है, उसके बारे में बताया गया, जिसे इन्होंने कार्यवादी अभिगम नाम दिया। 20वीं सदी के प्रारंभ में जर्मनी में रचनावाद के सम्मुख समिष्टवादी अभिगम गेल्टास्ट साइकोलॉजी
का उद्भव हुआ, जिसमें वर्धमान, कोहलर और काफ्का का योगदान था, जो मन की रचना के स्थान पर प्रत्यक्षीकरण अनुभव के संगठन पर जोर देते थे। हम जब विश्व को देखते हैं तब अपने प्रत्यक्षीकृत वस्तु के भागों को योग की अपेक्षा का तर्क यह था कि कुछ विशेष। आप आगे की कक्षाओं में देखोगे कि मनोविज्ञान में कोहलर, काफ्का और वर्धमान का बहुत ही बड़ा योगदान था। 12th में आकर आपका ये पूरा चैप्टर ही है, इन्होंने क्या प्रयोग किया, अंतःसूझ द्वारा इन्होंने प्रयोग किया, एक चिंपांजी पर प्रयोग किया। वो प्रयोग आप आकर जब 12th में देखोगे तो आपको ईजिली समझ आ जाएगा कि इनका जो अभिगम था वो किस तरीके से, जो अप्रोच था, इन्होंने किस तरीके से उसको हमारे ऊपर स्थापित किया या स्थापित करने का प्रयास किया। दूसरे शब्दों में कहें तो हम जो अनुभव करते हैं वातावरण से प्राप्त हुई जानकारी की अपेक्षा अधिक होता है। उदाहरण स्वरूप, हम जब फिल्म देखते हैं तब वास्तव में हमारी नज़रों के सम्मुख स्थित चित्रों की शीघ्रता बदलती हुई श्रृंखला गुजरती है। इस प्रकार प्रत्यक्षीकरण अनुभव वस्तु स्थिति की अपेक्षा अधिक है। अपने अनुभव समग्रलक्षी होते हैं तब अभिगमों और प्रत्यक्षीकरण के मुद्दों के संबंध में सीखेंगे। देखिए, जैसे यहाँ पर दिया है कि जब हम फिल्म देखते हैं तो हमारी नज़रों के सामने वास्तव एक चित्र गुजरता है। जैसे हम जानते हैं कि बोली हुई बात या पढ़ी हुई बात हम अक्सर भूल जाते हैं, देखी हुई चीज़ें हमारे दिमाग में वो कहीं ना कहीं रह जाती है। तो यही यहाँ पे कि जो हम देखते हैं व्यवहार में हमारे लिया, उसको देखा, तो वो प्रत्यक्ष रूप से हमने देखा। अब वो प्रत्यक्ष रूप से मतलब हमने प्रैक्टिकल किया है एक तरीके से, तो अब वो लॉन्ग टाइम तक हमारे दिमाग में, हमारे बॉडी में वो कहीं ना कहीं वो जाकर स्टोर हो जाएगा, जिससे हम कभी भी उसको प्रत्यक्ष रूप से कभी भी याद कर सकते हैं या किसी को एक्सप्लेन कर सकते हैं। जॉन बी वॉटसन ने मनोविज्ञान के विषय के रूप में मन और चेतना का विरोध किया। जे बी वॉटसन ये व्यवहारवादी थे, व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक थे, तो उन्होंने इसका विरोध किया, मन और चेतना का विरोध किया। इस प्रकार रचनावाद के सामने दूसरा एक व्यवहारवाद नामक अभिगम प्राप्त हुआ। मतलब मनोविज्ञान में जे बी वॉटसन जो थे, उन्होंने पूरा का पूरा कहा कि व्यवहार नहीं है तो वो मनोविज्ञान नहीं है। मतलब कि व्यवहार होगा तभी उसे हम मनोविज्ञान कह सकते हैं। तो इन्होंने रचनावाद के सामने दूसरा व्यवहारवाद का नाम अभिगम स्थापित किया, नया अभिगम इन्होंने बताया। वॉटसन शरीर रचनाशास्त्री जैसे कि इवान पावलो आदि के कार्यों से प्रभावित था। इवान पावलो आप आओगे तो देखोगे 12th में इन्होंने एक कुत्ते पे प्रयोग किया था, शास्त्रीय अभिसंधान। तो इससे ये काफ़ी प्रभावित थे क्योंकि वो एक तरीके से व्यवहारिक प्रयोग था। वॉटसन के मतानुसार मन देख नहीं सकता और अंतर्निरीक्षण व्यक्तिगत होने से अन्य व्यक्तियों द्वारा जांचा नहीं जा सकता। अंतर्निरीक्षण जैसे मैंने बताया, आगे पढ़ोगे लेकिन मैं बता दूं, अंतर्निरीक्षण में जो हमारी खुद की चीज़ें होती है, उसको परखना। जैसे कई बार हमारे सामने कुछ ऐसे इश्यूज आते हैं जहाँ पे हमको ये निरीक्षण करना होता है कि हम सही हैं या गलत हैं, क्या हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। वहाँ पे अंतर्निरीक्षण की आवश्यकता होती है, वो आप आगे के चैप्टर में पढ़ोगे। उसके मतानुसार वैज्ञानिक मनोविज्ञान को ऐसे ही मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए जो देखा जा सके और जांचा जा सके। उसने मनोविज्ञान के इस रूप में रखा है व्यवहार का विज्ञान अथवा उद्दीपक के सम्मुख दी जाने वाली प्रतिक्रिया जिसका अध्ययन वस्तुलक्षी ढंग से किया जा सके। यहाँ पे देखिए क्या कहा है, व्यवहार का विज्ञान जिसका अध्ययन वस्तुलक्षी ढंग से किया जा सके। ठीक है, यहाँ पे वॉटसन ने क्या कहा कि व्यवहारवाद के बाद न व्यवहारवादी के रूप में जाने गए वैज्ञानिकों ने आगे बढ़ाया, जिसमें स्किनर, टोलमैन, गथरी आदि का समावेश होता है। वॉटसन के व्यवहारवाद ने कई दशकों तक मनोविज्ञान में अपना आधिपत्य बनाए रखा। अगर पूछा जाए एग्जाम में कि व्यवहारवादी लेखकों के नाम बताइए या मनोवैज्ञानिकों के नाम बताइए, तो स्किनर, टोलमैन, गथरी, वॉटसन ये सब व्यवहारवादी थे। मनोविज्ञान में अपना आधिपत्य बनाए रखा और अन्य अभिगम और मनोविज्ञान मंतव्य इसके आसपास ही विकसित हुए। इसके बाद सिगमंड फ्रॉइड ने मानव स्वरूप से संबंधित अपने उद्दामवादी विचारों को विश्व के
अब इसके बाद सिगमंड फ्रॉइड, इन्होंने अलग विचार दिया। सिगमंड फ्रॉइड ने मानव व्यवहार को अजागृता, इच्छाएं और संघर्ष को गतिशील प्रगतिकरण के रूप में प्रस्तुत किया। उसने मनोविश्लेषण को मानसिक रोगों को समझने और उपचार करने की पद्धति के रूप में प्रस्तुत किया। इन्होंने जो मनोविश्लेषण पद्धति थी उसमें मन के जो गलत विचार आते हैं या मानसिकता होती है या जो मानसिक रोगों से ग्रस्त होते हैं उनके सुधार के लिए प्रस्तुत किया, जिसे मनोविश्लेषण यह बताता है कि मनुष्य अजागृता इच्छाओं या सुख प्राप्त करने की इच्छाओं से प्रेरित होता है। इन्होंने बताया कि मनोविश्लेषणवाद में मनुष्य जागृत इच्छाओं, मतलब जागृत इच्छा जो उसकी एक्टिव इच्छा होती है, जो करना चाहता है, या सुख प्राप्ति इच्छा हो, जैसे यहाँ पे दिया कामेच्छा, तो इस तरीके से वो इच्छाएं जब पूरी नहीं होती तो व्यक्ति स्ट्रेस फील करता है, तो साइकोलॉजिकल डिस्टर्ब हो जाता है। तब वहाँ पे इन्होंने कहा कि मनोविश्लेषणवाद यहाँ पे उपयोगी होता है। तब मानववादी अभिगम आया और उसने मानव स्वरूप को अधिक विधायक संदर्भ में प्रस्तुत किया। जब यहाँ पे आवश्यकता होती है तो मानववादी अभिगम, जहाँ पे मानव को पहली प्राथमिकता दी जाती है, उसके तकलीफ को पहली प्राथमिकता दी जाती है, उसका प्रस्तुत किया। किसने अगर पूछा जाए कि व्यवहारवाद का मत किसने रखा या व्यवहारवाद का थियरी किसने बताई, तो जे.बी. वॉटसन। और मानववादी का अभिगम सिगमंड फ्रॉइड। कार्ल रोजर्स, अब्राहम मास्लो जैसे मानववादियों ने मनुष्य की इच्छा शक्ति की स्वतंत्रता और आंतरिक संभावना के विकास और आगे बढ़ने की प्राकृतिक इच्छा पर जोर दिया। कार्ल रोजर्स, अब्राहम मास्लो जैसे मानववादी, इन्हें मानववादी के रूप में जाना जाता था। इन्होंने आंतरिक संभावना के विकास और आगे बढ़ने की प्राकृतिक इच्छा पर जोर दिया। उन्होंने तर्क दिया कि व्यवहारवाद वातावरण से प्रभावित होकर मनुष्य के व्यवहार पर बल देता है। इन्होंने एक तर्क दिया, ये लोगों ने अलग तर्क दिया कि व्यवहारवाद वातावरण से प्रभावित होकर मनुष्य के साथ व्यवहार करता है। मतलब कि एक मनुष्य है, वो अभी सपोज़ मैं आपको बताऊं प्लेस अहमदाबाद में रहता है, अब अहमदाबाद में रहता है, उसका व्यवहार अलग होगा। अलग सिटी में गया, सपोज़ ठंडे किसी सिटी में गया, तो वहाँ उसका व्यवहार अलग होगा। लोगों से बातचीत करने का, लोगों से व्यवहार करने का एकदम अलग होगा। तब मनुष्य की स्वतंत्रता और प्रतिष्ठा की अवगणना करके मानव व्यवहार को अधिक यांत्रिक बना देता है। इस प्रकार अलग अलग अभिगमों ने आधुनिक मनोविज्ञान के इतिहास और विकास में अनेक संभावनाओं को जन्म दिया। इस अभिगम ने अपने विशिष्ट मुद्दों पर रोशनी डाली और हमारा ध्यान मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया की जटिलता की तरफ आकर्षित किया और कई शाखाओं के विकास में योगदान दिया। अंततः 20वीं सदी के उत्तरार्ध बोधात्मक अभिगम का विकास हुआ। अब ध्यान दीजिएगा, बोधात्मक अभिगम का विकास कब हुआ, ये आपके 12th में भी आएगा। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स भी है। हम विश्व को किस तरह देखते हैं, जो इस मुद्दे पर रोशनी डालता है। बोधन जानने की क्रिया, बोधन मतलब जानने की क्रिया, कुछ ना कुछ सीखने की क्रिया, एक तरीके से कुछ ना कुछ नया जानने की क्रिया, जिसमें सोचना, समझना, देखना, याद रखना और समस्या के हल का समावेश होता है। जैसे मैं बताऊं, आपके सामने एक मैथ का क्वेश्चन रख दिया जाए, तो आप उसमें ये 5 प्रकार की चीज़ें करोगे। पहला तो सोचोगे, समझोगे, देखोगे, याद रखोगे और समस्या का हल करोगे। आपके सामने एक प्रश्न रख दिया जाए, उसको देखोगे, सोचोगे क्या हल होगा, क्या सॉल्यूशन होगा, फिर वो समस्या को हल करोगे, फिर उसको याद रखने का प्रयास करोगे। तो वहाँ पे हमारी बोधन क्षमता का उपयोग होता है, जो कि बोधन क्षमता हम डेली लाइफ में इसका उपयोग करते हैं। हमारे सामने कोई भी अगर समस्या आ जाती है तो हम हमारे तर्क शक्ति का उपयोग करके वहाँ पे वो समस्या का निराकरण करते हैं, जो हमारी अन्य मानसिक प्रक्रियाओं, विश्व से संबंधित हमारे ज्ञान के साथ मिलकर, वातावरण के साथ मिलकर निश्चित मार्ग पर काम करने के लिए हमें सक्षम बनाता है। कुछ बोधात्मक मनोवैज्ञानिक ने मानव मन को कंप्यूटर की तरह जानकारी की प्रक्रिया करने वाला सिस्टम के रूप में रखा है। मतलब कुछ मनोवैज्ञानिकों ने कहा कि, बोधात्मक मनोवैज्ञानिकों ने कहा कि जो मन है, मानव मन है, वो कंप्यूटर की तरह जानकारी प्रक्रिया को स्टोर करके रखता है। जैसे मैं बताऊं कि एक कंप्यूटर है, कंप्यूटर की जो भी डेटा होता है वो उसके मेमोरी में जाके स्टोर हो जाता है। इनबिल्ट मेमोरी हो या तो एक्सटर्नल मेमोरी हो तो उसमें जाके वो स्टोर हो जाता है। ऐसे ही जो हमारे सामने जो समस्या आती है, हमारे सामने जो भी बोधात्मक कार्य आते हैं, वो हमारे स्मृति में जाके स्टोर हो जाते हैं। आगे पढ़ोगे आप, स्मृति में जाके स्टोर हो जाते हैं, जिससे हम कभी भी उसको बैकअप ले सकते हैं। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूँ कि अगर आपने कुछ काम किया है फ्यूचर में, या मैं आपको
या मैं आपको जैसे बताऊं कि आपका कोई दोस्त है, वो आपको 20 साल बाद मिलता है, 20 साल बाद मिलता है, तो जैसे ही आप उसको देखोगे वैसे ही आपकी स्मृति में ताज़ा हो जाएगी कि नहीं ये मेरा दोस्त है, मैं इसके साथ स्कूल पढ़ता था, इसके साथ बचपन में ये खेलता था, घूमता था। वो सब स्मृतियाँ आपकी वहाँ पे ताज़ा हो जाएंगी। वो जो मेमोरी है आपकी वो तुरंत वहाँ पे आपको बता देगी कि नहीं ये मेरा इस तरीके का दोस्त है। तो हमारी जो याददाश्त शक्ति एक तरीके से वो स्टोर हो जाता है, जो भी हमारी नॉलेज होती है, जो भी इन्फॉर्मेशन वो कहीं ना कहीं जाके स्टोर हो जाता है। तो वो कंप्यूटर की तरह चलने वाला एक सिस्टम है। उसके मतानुसार मन कंप्यूटर जैसा है जो जानकारी को स्वीकार करता है, प्रक्रिया करता है, बदलता है, संग्रह करता है और आवश्यकता पड़ने पर बाहर निकालता है। ठीक है, ध्यान से देखिए, जो जानकारी को स्वीकार करता है, जो भी जानकारी है उसको सुनता है, स्वीकार करता है, प्रक्रिया करता है, प्रक्रिया मतलब उसको बातचीत करता है, व्यवहार करता है, उसको प्रक्रिया करके फिर अपने अंदर ढालने का प्रयास करता है, समझने का, बदलता है, संग्रह करता है, उसको बदलता है, सही है गलत है, अगर गलत है तो उसको निकाल लेता है, सही है तो उसको एक्सेप्ट करता है, संग्रह करता है, स्टोर करके रखता है स्मृति में और आवश्यकता पड़ने पर बाहर निकालता है। जैसे हमारे पास कोई भी नॉलेज है, हमने आगे पढ़ा हुआ है और हमको जब ज़रूरत पड़ती है तो हम उसको व्यक्त करते हैं, मतलब वो हमारी स्मृति में कहीं ना कहीं जाके कंप्यूटर की तरह वो स्टोर पड़ा हुआ है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, कल हम इसके आगे का टॉपिक देखेंगे। धन्यवाद।